हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एक बार बता दीजिए कि आवाज की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी सब चीज बढ़िया है। आप सब कैसे हैं? बिल्कुल स्वस्थ एंड मस्त है कि नहीं है? और प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला है, आज का जो सेशन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको बताए थे कि क्या होने वाला है क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का जो चैप्टर 4 है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, यानी रासायनिक बल गतिकी। और आपको प्यारे बच्चों इस चैप्टर को पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान लगा के पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारा जो सब्जेक्टिव होता है वो आएगा, तो इसी चैप्टर यानी इसी वन शॉट जो लेक्चर है ना, इससे क्लियर हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में इस चैप्टर से सब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, आपको 100% की क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको इस लेक्चर को शुरू से अंत तक देखना होगा और ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू कर देते हैं। चैनल पे आप पहली बार आए हैं बाबू, फटाफट से क्या कीजिए, चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से क्या कीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ग्रुप ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, जितने भी सारे बच्चे हैं 499 वाला कोर्स अगर आप नहीं लिए हैं, 499 वाला ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स वाला, क्या ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स वाला कोर्स नहीं लिए हैं, तो लेने के लिए हम नंबर लिख देते हैं 6299248935। आप इस पे प्यारे बच्चों संपर्क कर सकते हैं फटाफट से और ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम से रिलेटेड जितने भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे आपको दिए जाएंगे, तो आप लोग इससे संपर्क कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं क्लास को। सभी बच्चे एक बार यस बोलिए ताकि क्लास को शुरू कर दिया जाए। देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, रासायनिक बल गतिकी। तो रासायनिक बल गतिकी क्या होता है? तो यह एक क्या होता है, रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें क्या किया जाता है, तो प्यारे बच्चों अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का वेग, और प्यारे बच्चों अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यही सब का प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। सिंपल सा एक डेफिनेशन है कि रसायन विज्ञान की क्या है, एक शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया का दर है ना, उसको पढ़ते हैं, और प्यारे बच्चों इसकी क्रिया विधि को भी पढ़ते हैं, और इसके अभिकारक को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं ना, जितने भी अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, तो रासायनिक बल गतिकी कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि रासायनिक बल गतिकी क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि रसायन विज्ञान की क्या है, ब्रांच है, यानी या एक केमिस्ट्री का ब्रांच है, यानी रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, तो अभिकारक का वेग, उसको प्रभावित करने वाले कारक है ना। प्यारे बच्चों, इसमें कौन कौन सी क्रिया विधि होती है, यही सबका अध्ययन किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। तो क्लियर हो गया बाबू? इतना आपको बता दीजिए, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए कि ये जो रासायनिक बल गतिकी होता है ना, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है तीव्र अभिक्रियाएं। और तीव्र अभिक्रिया क्या होता है, तो तीव्र अभिक्रिया क्या होता है, जो क्या होता है प्यारे बच्चों, खास करके ये आपको याद रखना है कि ये आयनिक अभिक्रिया, जितने भी अभिक्रिया होती है ना, जितना भी आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, तीव्र अभिक्रियाएं होती है। जैसे प्यारे बच्चों सेकंडों में क्या हो जाएगा, अभिक्रिया हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या होगा, अभिक्रिया हो जाएगा। यानी वैसी अभिक्रिया जिसका समय कितना लगता हो, जो 10 की पावर -9 सेकेंड अथवा उससे कम समय में भी क्या हो जाए, अभिक्रिया कर दे, उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उसे कहेंगे तीव्र अभिक्रियाएं। तो ये सारा चीज कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करते रहिए। अगर आपसे पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया क्या होता है, जो बहुत जल्दी हो जाता है, जो कुछ ही सेकंडों में हो जाता है, यानी कहने का मतलब जो वैसी अभिक्रिया जो 10 की पावर -9 से भी कम सेकंड में हो जाए। अब समझिए, आंख एक बार पलक बंद कीजिएगा, खोलिएगा, जब तक वो अभिक्रिया हो गई रहेगी, इतना फास्ट होता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तीव्र अभिक्रियाएं बोलते हैं। और जो तीव्र अभिक्रिया होती है ना, ये खास करके आयनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएं होती है सारी तीव्र होती है। और तीव्र अभिक्रिया आपको बस इतना याद रखना है कि वैसी अभिक्रिया जिसका समय यानी कितना लगे, तो 10 के पावर -9 सेकंड के पीछे ही हो जाए, यानी उससे कम समय में हो जाए, उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों तीव्र अभिक्रिया। अब आता है मंद अभिक्रिया। मंद का मतलब क्या, वैसी अभिक्रिया जिसको होने में सालों लग जाए, महीनों लग जाए, प्यारे बच्चों घंटों लग जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, मंद। मंद का मतलब क्या, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे लोहे पे जंग लगना। तो प्यारे बच्चों जब उसको हवा में छोड़ दीजिएगा तो क्या करेगा, वो उससे जल से संपर्क करेगा, करते करते आहिस्ता आहिस्ता उसमें क्या लगेगा, जंग लगेगा, वो क्या होगा, हमारा मंद अभिक्रिया कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि वैसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में
सालों लग जाए, महीने लग जाए, प्यारे बच्चों कितना घंटों लग जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उसे ही हम लोग कहते हैं मंद अभिक्रिया। तो सबसे पहले तीव्र अभिक्रिया को हम लोग समझते हैं कि तीव्र अभिक्रिया क्या होता है। तो वे अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में 10⁻⁹ सेकंड से कम समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों उसे हम लोग कहते हैं क्या, तीव्र अभिक्रिया। जैसे में एग्जांपल में हो गया आयनिक अभिक्रिया, जितने भी आयनिक अभिक्रियाएं होंगी तीव्र अभिक्रियाएं होंगी। अब देखिए मंद अभिक्रिया क्या है, मंद का मतलब क्या, आहिस्ता होना। वैसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में क्या लगे, घंटों, दिनों या सालों लग जाते हैं, जिसको पूर्ण होने में घंटों यानी आहिस्ता आहिस्ता होता है, मंद तरीके से होता है। जैसे में लोहे में जंग लगना, ये हमारा एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। अब देखिए अब आता है हमारा मध्यम अभिक्रिया, ठीक है। ये जो मध्यम अभिक्रिया होता है, ये क्या होता है कि मध्यम अभिक्रिया क्या है, ठीक है। प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। तो मध्यम अभिक्रिया क्या होती है, तो वे अभिक्रिया जिनकी वेग तीव्र अभिकारकों को जो अभिक्रिया होती है ना, उसमें मंद अभिक्रिया और यहाँ देखिए तीव्र अभिक्रिया के क्या होती है, बीच में होती है। यानी वैसे अभिक्रिया जिसकी अभिक्रिया करने का जो समय होना ना तीव्र हो ना एकदम मंद हो, उसके बीच में रहे, उसे क्या कहते हैं, मंद अभिक्रिया कहते हैं। तो ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार क्लियर कर दीजिए कि रासायनिक बल गतिकी क्या होता है। तो रासायनिक बल गतिकी रसायन विज्ञान की एक शाखा होती है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के दर को, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन सी क्रिया विधि होती है, उसका अध्ययन किया जाता है, जिसे हम लोग रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। अब रासायनिक बल गतिकी में रासायनिक अभिक्रिया 3 प्रकार से होती है। पहला होता है तीव्र, जिसको पूर्ण होने में 10⁻⁹ सेकंड से भी कम समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया। जैसे क्या हो गया, जितने भी आयनिक अभिक्रियाएं होंगी वो क्या होंगी, तीव्र अभिक्रिया होगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या होता है, मंद अभिक्रिया, जिसको होने में, जिसको पूर्ण होने में सालों लग जाए, घंटों लग जाए, महीनों लग जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग। प्यारे बच्चों याद रखना है कि तीव्र अभिक्रिया कहा जाता है। और मध्यम अभिक्रिया क्या होता है, ना तो वो जल्दी हो जाता है, ना तो तीव्र होता है, ना तो मंद होता है, उसके बीच में जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, मध्यम अभिक्रिया कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा इतना, एक बार आप लोग क्लियर कीजिए, ठीक है। अब आइए कि अभिक्रिया का वेग या दर क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामों में आता है कि अभिक्रिया का दर क्या होता है या अभिक्रिया का वेग क्या होता है। प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहले है कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पादक के सांद्रता में होने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं उसको हम लोग अभिक्रिया का दर या वेग को बोलते हैं। तो अभिक्रिया का दर को किससे सूचित किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है, समझिए आर इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको बस इतना याद रखना है कि आर इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा सी बटा में क्या होता है प्यारे बच्चों, डेल्टा टी। याद रखिएगा। अब इससे हमको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि डेल्टा सी का मतलब क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन। क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, सांद्रता में परिवर्तन। डेल्टा सी का मतलब क्या, सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है। अब यहां पे याद रखिए। और प्यारे बच्चों यहाँ पे टी का मतलब क्या हो गया, टी का मतलब हो गया समय अंतराल। याद रखिएगा ये क्या हो गया हमारा, समय अंतराल हो गया। इतना आप लोग क्लियर रखिएगा। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, देखिए अभिक्रिया का दर या वेग क्या होता है ये आप लोग समझिएगा। तो देखिए आपको इतना याद रखना है कि इकाई समय में, अब इकाई समय में क्या, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एक समय लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर इकाई समय लेंगे, अगर समय हम एक लेते हैं तो हमारा अभिक्रिया का दर बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या, तो सांद्रता में हुए परिवर्तन को। तो जब यहाँ पे एक हो जाएगा तो बटा में एक होगा, तो ऊपर क्या बचेगा, एक। किसी भी चीज के नीचे एक होता है, यहाँ पे 4 लिखा है, इसका मतलब क्या है, नीचे में 1 है। तो जब ये 1 हो जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा ना, आर, दर बराबर हो जाएगा क्या, सांद्रता में परिवर्तन के। तो ये आपको इतना क्लियर रखना है। तो इसका डेफिनेशन कैसे बनाना है, तो इकाई समय में अभिकारकों या उत्पादक की जो सांद्रता होती है, यहाँ पे याद रखना है इकाई समय में अभिकारक या उत्पादक की सांद्रता में जो भी परिवर्तन होती है उसी के दर को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसी के दर को हम लोग कहते हैं क्या, याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया का दर या वेग, उसे ही हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसका मात्रक पूछेगा। बाबू यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब इसका मात्रक पूछेगा तो मात्रक आप कैसे निकाल सकते हैं। मात्रक क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों मोल प्रति क्या होता है, लीटर होता है, फिर बटा में क्या है हमारा सेकेंड है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मोल, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा मोल हो जाएगा लीटर का इनवर्स, और क्या हो जाएगा समय का इनवर्स हो जाएगा, यानी सेकंड का इनवर्स होगा। नहीं समझे तो समझ में आ जाएगा, आप लोग ध्यान मत दीजिए, सॉरी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये कैसे होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सांद्रता में परिवर्तन का क्या होता है, यानी यहाँ पे सभी बच्चे समझ लीजिए, हमने क्या लिखा, आर इक्वल टू क्या लिखा, डेल्टा
यहाँ पे C बटा में क्या लिखा हमने, डेल्टा T लिखा। डेल्टा C का मतलब क्या, सांद्रता में परिवर्तन। इसको क्या करते हैं, मूल प्रति प्यारे बच्चों किससे सूचित करते हैं, तो मूल प्रति लीटर। अब यहाँ पे हम लिखते हैं मूल प्रति यहाँ पे लीटर। अब ये क्या, लीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं ऊपर क्या, मोल यहाँ पे लीटर इनवर्स हो जाएगा, और बटा में क्या है, टी क्या होता है, समय होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो सेकंड लिख देंगे बाबू। अब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पहले से क्या है, यहाँ पे लिखते हैं, पहले से क्या है हमारा, यहाँ पे है मोल और लीटर इनवर्स है, और प्यारे बच्चों समय ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड का इनवर्स हो जाएगा, जो कि हमारा यही क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऐसे हम लोग मात्रक निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सांद्रता में परिवर्तन को क्या होता है, सांद्रता में मोल प्रति लीटर होता है, तो मोल प्रति लीटर है, ये लीटर ऊपर जाएगा इनवर्स में हो जाएगा, तो मोल लीटर इनवर्स हो गया। और बटा में क्या है, समय का क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी तो इनवर्स में हो जाएगा, तो मोल लीटर इनवर्स और समय का इनवर्स। ठीक है, क्लियर, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। देखिए फिर से इसको हम बताते हैं ताकि आपके एग्जाम में आए तो छूटे ना। देखिए अब ये क्या है, मोल लीटर इनवर्स है, तो यहाँ पे लिखिएगा प्यारे बच्चों मोल लीटर इनवर्स। अब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेकंड का इनवर्स हो जाएगा, तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। यही होता है हमारा क्या, अभिक्रिया का दर या वेग का प्यारे बच्चों मात्रक, समय स्थिरांक की इकाई होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर रखना है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि अभिक्रिया का वेग या दर क्या होता है। तो इकाई समय में, इकाई समय में प्यारे बच्चों क्या, सांद्रता में हुए परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया का दर या वेग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए कि अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, कि अभिक्रिया का दर है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। चलिए सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले यहीं पे बता देते हैं कि ये क्या है, हमारा A है प्लस B है, और प्यारे बच्चों ये रिएक्शन करके मान लीजिए कि यहाँ पे C बना रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा कि ये जो होता है ना हमारा क्या होता है, अभिकारक होता है। क्या होता है, अभिकारक। ये क्या होता है, अभिकारक होता है। ये क्या होता है, उत्पादक होता है। ये उत्पाद होता है। ठीक है, आपको क्लियर रखना है। ये अभिकारक क्या होता है, जैसे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, आपको शरबत बनाना है, तो शरबत बनाइएगा तो प्यारे बच्चों अभिकारक में क्या डालिएगा, अभिकारक क्या क्या होगा, हमारा होगा पानी, और उसके बाद क्या होगा बाबू, प्लस चीनी होगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा अभिकारक हो गया। अब उत्पाद, जब ये अभिकारक दोनों मिलाएंगे तो हमारा उत्पाद यहाँ पे क्या बनेगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बोलिएगा कि सर जी यहाँ पे शरबत बन जाएगा। ये तो ये हमारा शरबत जो हो गया क्या हो गया, उत्पाद हो गया। तो यही आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि ये उत्पाद क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, और ये उत्पाद क्या होता है। जैसे प्यारे बच्चों चाय बनाना है, मान लीजिए चाय बनाना है, तो चाय में क्या होगा, पहले जाएगा पानी, उसके बाद से क्या जाएगा, चाय पत्ती। यहां पे देख लीजिए क्या जाएगा, चाय पत्ती जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए पहले जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि चीनी, उसके बाद से क्या जाएगा, चाय पत्ती जाएगा। ठीक है, चीनी चाय पत्ती जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि यही हमारा होता है क्या, अभिकारक। क्या होता है, इसी को बोलते हैं अभिकारक, यानी जिससे मिलके बनता है। ये हमारा क्या हो गया, अभिकारक हो गया। और इधर हमारा क्या बनेगा प्यारे बच्चों, ये जो चाय बनेगा, तो चाय हमारा क्या बन गया, उत्पाद बन गया। तो यही होता है। तो इतना आप लोग क्लियर रखिएगा कि अभिकारक से मिला के क्या बनता है, उत्पाद बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले समझिए कि अभिक्रिया के दर को अब प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। अभिक्रिया के दर को कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। तो अभिक्रिया के दर पे प्यारे बच्चों, यानी दर का मतलब क्या, वेग होता है। देखिए, तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। पहला होता है ताप का प्रभाव। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि पहला होता है क्या, ताप का प्रभाव। तो प्यारे बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने पे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर देंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा। ये आपको क्लियर रखना है। अब देखिए दाब का प्रभाव क्या पड़ेगा। अब पूछेगा कि अभिक्रिया के दर या वेग पे दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभिक्रिया के दर या वेग पे दाब का प्रभाव क्या होता है, दाब डालने पे हमारा अभिक्रिया का क्या होता है प्यारे बच्चों, वेग जो होता है वो भी इंक्रीज करता है, बढ़ जाता है। ये भी आपको क्लियर रखना है। चलिए, उत्प्रेरक की उपस्थिति हो गया, अभिकारक का हो गया, ये सारा चीजें हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो देखिए ताप का प्रभाव क्या होता है। तो इतना आपको याद रखना है कि सामान्यतः ताप बढ़ाने पे अभिक्रिया की जो दर या वेग है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। पहला हो गया कि ताप बढ़ाने पे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाती है। अर्हेनियस ने भी बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, ताप बढ़ाने पे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाती है। अब देखिए अगला यहाँ पे आ जाइए कि दाब का प्रभाव क्या पड़ेगा।
तो दाब का प्रभाव प्यारे बच्चों क्या पड़ेगा, तो दाब बढ़ाने पे अभिक्रिया की दर प्रभावित होती है, अर्थात अभिक्रिया की दर में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, दर या वेग। दाब बढ़ाने पर भी अभिक्रिया की जो दर होती है, वेग होती है, बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर भी अभिक्रिया की जो दर होती है, वेग होती है, बढ़ जाती है। क्लियर रखना है। अब देखिए अभिकारकों की सांद्रता, यानी सांद्रता क्या होता है प्यारे बच्चों, अभिकारक सांद्रता किससे सूचित करते हैं, तो ये जो ब्रैकेट होता है ना, यही होता है सांद्रता। याद रखिएगा, ये जो ब्रैकेट होता है इसी को बोलते हैं सांद्रता। अभी आगे आपको समझ में आएगा। ये है सांद्रता, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या है, सांद्रता है। तो देखिए अभिकारकों के सांद्रता पे अभिकारक कौन कौन से हो गए, अभिकारक जैसे A प्लस बी मिलके हमारा बनाता है क्या, C, तो ये ए भी हमारा क्या होगा, अभिकारक हो गया। याद रखिएगा, ये हमारा क्या हो गया, अभिकारक हो गया। ये हमारा क्या बना, उत्पाद बना। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अभी बताएं तो अभिकारकों के सांद्रता पे, तो स्थिर ताप पर किसी अभिकारक की दर अभिकारकों की सांद्रता के अधिक होने पर क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। समझिएगा कि अगर स्थिर ताप है तो उस पे अभिकारक का जो भी दर होगा, यानी ये जो अभिकारक है इसका जो भी दर होगा, इसकी सांद्रता से अधिक होने पर अगर सांद्रता बढ़ाएंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा, उसका यहाँ पे दर भी यानी वेग भी अधिक हो जाएगा। ये आपको क्लियर रखना है। अब देखिए अगला कि यहाँ पे एक आता है कि जो क्वेश्चन होता है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या अभिक्रिया के वेग या स्थिरांक में अंतर लिखें। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या होता है, ठीक है, कि अभिक्रिया का वेग या वेग स्थिरांक क्या होता है, इसमें अंतर लिखें। तो देखिए अभिक्रिया का वेग क्या होता है, सबसे पहले अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पे बढ़ता है। हमने पढ़ा था अभी कि अभिक्रिया का वेग या दर पे किस किस का प्रभाव पड़ता है, तो अभिक्रिया के वेग पे ताप का प्रभाव पड़ता है, दाब का प्रभाव पड़ता है, सांद्रता का भी प्रभाव पड़ता है। तो सबसे लिखिएगा कि अभिक्रिया का वेग पे क्या होता है, अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पे बढ़ता है। प्यारे बच्चों ये आप लोग लिख दीजिएगा। और सांद्रता में क्या लिखिएगा, वेग स्थिरांक में क्या लिखिएगा कि वेग स्थिरांक भी ताप बढ़ाने पे बढ़ता है, यानी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो भी क्या होता है प्यारे बच्चों, ताप बढ़ाने पर भी बढ़ता है। पहला यहाँ पे हो गया। अभिक्रिया का वेग का मात्रक मोल प्रति लीटर, यहाँ पे क्या होता है, सेकंड होता है। अभिक्रिया का वेग का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है, ये आपको पता हो गया। तो यहाँ पे अभिक्रिया का वेग का हमने क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था प्यारे बच्चों निकाला था, तो मोल लीटर इनवर्स और क्या हो जाएगा, सेकंड का इनवर्स हो जाएगा। ये हमने निकाला था क्या, इसका मात्रक। अब वेग स्थिरांक की अभिक्रिया की कोटि पे निर्भर करता है। ये जो होता है ना वेग स्थिरांक, अभिक्रिया की क्या होती है, जितने भी कोटि होंगी उस पे ये निर्भर करेगा, ठीक है। शून्य कोटि है, प्रथम कोटि है, द्वितीय कोटि है, उस पे ये निर्भर करता है। दूसरा अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रगति के प्रारंभ में क्या होता है, घटता है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अभिक्रिया का जो वेग है ना, अभिक्रिया के प्रगति के प्रारंभ में क्या होता है, अभिक्रिया जब प्रगति करेगा तो प्रारंभ में घटता है, ये आपको याद रखना है। और वेग स्थिरांक का मान क्या रहता है प्यारे बच्चों, स्थिर रहता है। तो ये 2 से 3 नंबर या 5 नंबर में आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आप लोग क्लियर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जितने बच्चे पीडीएफ नोट्स वाले होंगे उनको मिल जाएगा। तो याद रखिएगा सबसे पहले अभिक्रिया का वेग क्या होता है, आपने पढ़ा कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, इस पे ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ाने पे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, जबकि वेग स्थिरांक में भी क्या होता है, ताप बढ़ाने पे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। दूसरा आपको लिखना कि अभिक्रिया का वेग का मात्रक क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स और समय का इनवर्स होता है। ये हमने प्यारे बच्चों अभी जस्ट पीछे आपको निकाल के दिखलाया था कि क्या होता है। जस्ट यहाँ पे हमने लिखलाया था कि मोल लीटर इनवर्स और समय का इनवर्स होता है। तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ देखिए वेग स्थिरांक की मात्रक जो होता है ना, वो अभिक्रिया की कोटि पे डिपेंड करता है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, शून्य कोटि है, प्रथम कोटि है, द्वितीय कोटि है। तो ये आपको लिख देना है। अब देखिए अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रगति के प्रारंभ में क्या होता है, घटता है, जबकि उसमें क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो ये क्वेश्चन क्लियर रखिएगा। अगर पूछ देगा कि अभिक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक में अंतर लिखे, तो ये आप लिख सकते हैं। अब देखिए कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की कोटि, जो कि आया हुआ है आपके एग्जामों में कि अभिक्रिया की कोटि आखिर होती क्या है। तो दिए हुए अभिकारकों के जितने भी प्यारे बच्चों होंगे ना, दिए हुए जितने भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक होंगे, जितने भी दिए हुए रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक होंगे, जैसे प्यारे बच्चों एक यहाँ पे क्या दे दिया है, रेट दे दिया है, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। सबसे पहले तो डेफिनेशन यहाँ पे सबसे पहले सुनिए कि दिए हुए रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों के घातों के योग को हम लोग अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर रखना है कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। तो दिए हुए
रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों के घातों के योग को हम लोग अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी एक रिएक्शन यानी रेट हमको दे रखा है क्या प्यारे बच्चों, के दे रखा है, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसका के ए का सांद्रता, ये क्या है प्यारे बच्चों, सांद्रता का चिन्ह होता है। हम आपको क्या बताएं, ये जो है सांद्रता का चिन्ह है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे सांद्रता ए का पावर क्या है, एम है, और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, सांद्रता बी का पावर क्या है प्यारे बच्चों, एन है। तो अभिक्रिया की कोटि किसे कहेंगे, तो दिए हुए अभिकारक, ये क्या है हमारा रेट है, दर है, ठीक है, दर दे दिया है। तो दिए हुए अब रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों के घातों के योग का, अभिकारक क्या हो गया, जैसे यहाँ पे याद रखिए कि A प्लस बी है और ये मिला के उत्पाद बना रहा है कोई C, तो ये हमारा क्या हो गया, अभिकारक हो गया, है ना, ये हमारा क्या हो गया, अभिकारक हो गया, और ये हमारा क्या बना, उत्पाद बना। तो देखिए आपको अगर पूछा जाए कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, तो दिए हुए रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों के घातों का योग, यानी इसका घातों का योग। यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे रेट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है रेट, क्या दे रखा है, यहाँ पे अभिकारक की यहाँ पे क्या सांद्रता ए, ये क्या हो जाएगा, सांद्रता का चिन्ह है। यहाँ पे इसका पावर अगर m है और यहाँ पे क्या है, अभिकारक b है, ये क्या है, अभिकारक हमारा b है, और इसकी ये कोष्ट वाला कहते हैं सांद्रता, इसका पावर n है। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, तो प्यारे बच्चों पावर को जोड़ दिया जाता है ओनली, तो क्या हो जाएगा, m प्लस n हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आप लोग 100% ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे एक रेट हम दे के आपको बताते हैं कि रेट हम दे दिए कि के ए की सांद्रता अगर यहाँ पे दिया हुआ है 2, ठीक है, और यहाँ पे बी की सांद्रता कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 3 दिया हुआ है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, तो दिए हुए रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक के घातों के योग। तो अभिकारक का घात कितना है, 2 गो है, और इसका घात कितना है, 3 गो है, तो कितना कोटि निकल गया, 5 कोटि निकल गया। यही हमारा राइट आंसर होता है, और ऐसे ही इसको बनाया भी जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की अगर आपसे पूछा जाए कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, तो दिए हुए रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों के घातों के योग को, कौन सा उत्पाद नहीं, अभिकारकों के घातों के योग को, जैसे ये अभिकारक है, इसके घातों के योग, घात कुछ भी हो सकता है, इसके योग को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये आपको सबसे सटीक और अच्छी तरीके से आपको 100% समझ में आ गया होगा। बोलिए बाबू आ गया कि नहीं, जल्दी जल्दी बताइए कि आ गया कि नहीं प्यारे बच्चों, फटाफट से बता दीजिए कि आ गया कि नहीं, फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया पूछता है प्यारे बच्चों की, शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होता है। जितने बच्चे एक बार यस बोलिए ताकि हमको भी लगे कि हाँ समझ में आ गया। शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है, हम आपको समझाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है। तो जब अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। सब अभिक्रिया का वेग, वेग को किससे सूचित करते हैं, आर से। ये समानुपाती होता है क्या, अभिकारक। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, ए है अभिकारक, और यहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी उत्पाद बना रहा है ये, तो यहाँ आप देखिए ये क्या, ये हमारा क्या होता है, अभिकारक होता है ना, कितनी बार बताए हैं, ये क्या होता है हमारा अभिकारक होता है। और यहाँ पे जो बनता है वो क्या होता है, उत्पाद बनता है। जैसे चीनी बनाना है तो यहाँ पे जैसे चीनी हमको क्या बनाना है, चाय बनाना है, तो चाय पत्ती, चीनी, नमक जो भी हो डालेंगे तब हमारा उत्पाद क्या बनेगा, चाय बनेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब अभिक्रिया का वेग, या यहाँ पे याद रखेंगे, जब अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात, यानी जब अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है किसके, तो अभिकारक मान लेते हैं ए है, इसके शून्य घात के सांद्रता, ये क्या है, शून्य घात की सांद्रता के बराबर होता है, उसी को हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझ में आया ना, हम है ना, हम समझाएंगे, बिल्कुल आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए यहाँ पे याद रखिए क्वेश्चन है कि शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है। प्यारे बच्चों शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होता है, तो जब अभिक्रिया में अभिकारकों की जो यहाँ पे सांद्रता होती है, यहाँ पे याद रखना है कि शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है प्यारे बच्चों, यहाँ पे समानुपाती होती है किसके, तो उसके रेट के। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसे लिखिएगा कि जब अभिक्रिया का वेग यहाँ पे अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है। तो जब अभिक्रिया का वेग, वेग को किससे सूचित करते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे देखिए वेग, जब अभिक्रिया का वेग यानी वेग हमारा हो गया आर, ये समानुपाती होता है क्या, तो अभिकारक, अभिकारक हमारा क्या है, ए है, इसके प्यारे बच्चों सांद्रता के। तो ये सांद्रता के लिए हम आपको बताएं कि कोष्ट लगाना, ये क्या है, ये जो कोष्ट होता है हमारा सांद्रता होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सांद्रता,
इसको क्या बोलते हैं, सांद्रता। तो जब अभिक्रिया का वेग, वेग का मतलब क्या, दर, दर को हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो जब अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है क्या, तो अभिकारकों की सांद्रता के शून्य कोटि के ये बराबर होता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, शून्य कोटि अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब अभिकारक का दर क्या होता है प्यारे बच्चों, अभिकारकों के यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, अभिकारकों के सांद्रता के शून्य कोटि के, शून्य घात के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। अब क्या होगा, जब अभिकारकों का दर समानुपाती क्या होगा, तो अभिकारक के प्रथम कोटि, यानी कहने का मतलब क्या, एक घात के समानुपाती होगा तो ये प्रथम कोटि कहलाएगा, दो घात के समानुपाती होगा तो द्वितीय कोटि कहलाएगा। यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे आप समझिए कि शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होता है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया यहाँ पे हम आपको बताते हैं, समझिएगा कि जब अभिकारक का दर, दर क्या होता है, आर से हम लोग सूचित करते हैं रेट को, तो यहाँ देखिए दर ये समानुपाती होता है क्या, तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए अभिकारक के सांद्रता के 0 घात, ये क्या है अभिकारक, ये क्या है हमारा, देखिए अभिकारक है, और इसको क्या बोलते हैं, कोष्ठ को सांद्रता के 0 घात के समानुपाती हो, तब इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ आप देखिए आर है, तो आर सबको पता है समानुपाती हटता है इक्वल टू लगता है, के कांस्टेंट लगा देंगे, और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सांद्रता ए के पावर 0 हो जाएगा ना। तो प्यारे बच्चों सबको पता है कि अगर किसी का पावर 0 होता है, किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो वो क्या होता है, 1 होता है, यानी हमारा क्या बनेगा, आर इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ पे के बन जाएगा। यही हमारा क्या होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया होता है। अब इसकी इकाई की बात करें, अब देखिए ये मिटा दे बाबू, अब देखिए इसमें हम इसकी इकाई की बात करें तो इसकी इकाई क्या होती है, याद रखना है कि इसका मात्रक क्या होता है, सिंपल सा मोल प्रति लीटर होता है। तो मोल लीटर जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, और बटा में सेकंड होता है तो सेकंड भी ऊपर आएगा, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सेकंड भी इनवर्स में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। ये वेग स्थिरांक की इकाई शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए होती है। तो इससे आपको डेफिनेशन का तो पता चल गया कि शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होगी, या प्यारे बच्चों प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होगी। तो शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है, तो जब यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया का दर या वेग क्या होता है, समानुपाती होता है प्यारे बच्चों क्या, अभिकारकों के सांद्रता, ये क्या है, ए अभिकारक है, और ये कोष्ठ क्या है, अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो, तो ये हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाएगा। अब देखिए जब किसी अभिकारक का वेग, वेग का मतलब क्या, दर, दर को आर से सूचित करते हैं, ये समानुपाती क्या हो, तो प्यारे बच्चों अभिकारकों के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती हो, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया कहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं, एक बार बता दीजिए फटाफट से, जल्दी जल्दी बता दीजिए, क्लियर हो गया होगा। शून्य कोटि अभिक्रिया आप लिख देंगे कि क्या होता है शून्य कोटि। अब देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है, तो हमने वही तो बताया प्यारे बच्चों की प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया हम आपको समझा रहे हैं कि ये होती क्या है। तो देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होते हैं, तो जब अभिकारक का दर, दर का मतलब क्या, रेट, ये समानुपाती हो जाए क्या, तो प्यारे बच्चों अभिकारक, अभिकारक क्या है हमारा, मान लीजिए कि यहाँ पे अभिकारक ए है और यहाँ पे क्या है, ये अभिकारक ए है और यहाँ पे क्या कर रहा है, उत्पाद बना रहा है, क्या कर रहा है, उत्पाद बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन कैसे बनाइएगा, तो जब अभिकारक का दर समानुपाती होता है किसके, तो अभिकारकों के, जब अभिकारक अभिक्रिया का दर, जब अभिक्रिया का दर समानुपाती, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा कि इसका मात्रक क्या होता है, एल, कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होगा। तो प्यारे बच्चों बोलेंगे तो बता भी देंगे, नहीं तो दूसरी वीडियो में भी बता देंगे, क्योंकि उसको व्यंजक निकालने के लिए 5 नंबर का बार बार आता है कि व्यंजक क्या होगा, यहाँ पे समझिएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें, क्या बाबू, व्यंजक प्राप्त करें, जो कि कोई नहीं बताता है। बहुत सारे टीचर ऐसे बता के निकल जाते हैं कि प्रथम कोटि क्या होता है, लेकिन ये जो व्यंजक होता है ना 5 नंबर का, कितना प्यारे बच्चों, 5 अंक का पूछता है, तो ये बताना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, अगर ये बहुत हार्ड प्रोसेस होता है, मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा हार्ड लेंदी लगेगा आपको, लेकिन आप लोग यहाँ पे शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, ऐसे 2 बार ट्राई कीजिएगा, 1 से 2 बार क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पे यहाँ पे अभिकारक लेते हैं। अभी यहाँ पे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि कोई भी यहाँ पे हम यहाँ पे अभिकारक लेंगे तो प्यारे बच्चों हमारा उत्पाद कोई ना कोई तो उत्पाद बनेगा ना। मान लीजिए कि चीनी प्लस यहाँ पे पानी ले लेते हैं तो हमारा शरबत बन जाएगा, तो ये अगर कोई अभिकारक लेंगे तो उत्पाद बनेगा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे आप लोग को क्या लिखेगा कि प्राथमिक सांद्रता में सबसे पहले लिखेगा, ये क्या है, प्राथमिक, और यहाँ पे लिखिएगा कि सांद्रता, प्राथमिक सांद्रता अगर हम यहाँ पे ए लेंगे तो प्यारे बच्चों उत्पाद हमारा क्या बनेगा, अगर प्राथमिक सांद्रता ए लेते हैं तो उत्पाद मान लीजिए कि हमारा 0 बनता है। ठीक है, उत्पाद हमारा 0 बनता है, तो टी समय बाद यहाँ पे लिखिएगा कि टी समय
बाद t समय बाद, अगर प्यारे बच्चों याद रखिएगा t समय बाद हम लेते हैं तो ये क्या होता है, a माइनस एक्स हमारा अभिकारक बनता है, तो सांद्रता क्या बनेगा, देखिए सही से नहीं चल रहा है, a माइनस एक्स टी समय बाद मान लीजिए कि a माइनस एक्स हमारा अभिकारक बनता है, तो सांद्रता क्या बनेगा प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि x सांद्रता बनता है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया से, क्या प्रथम कोटि अभिक्रिया से लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, यहां पे ध्यान रखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया से, प्रथम कोटि अभिक्रिया से, याद रखिएगा प्रथम कोटि के अभिक्रिया से हम क्या लिखेंगे, सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से हमने क्या पढ़ा कि किसी भी यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया का दर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, दर हमारा dx बटा dt हो जाएगा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का जो दर है, दर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का दर क्या है, dx बटा में क्या है dt, ये समानुपाती होता है किसके, तो प्यारे बच्चों अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के ये बराबर होता है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, dx है तो dx बटा में dt है तो dt, अब समानुपाती हटेगा, इक्वल टू लगेगा, एक कांस्टेंट लगेगा, और प्यारे बच्चों प्रथम घात, प्यारे बच्चों किसी भी चीज पे यहाँ पे एक लिखिए या मत लिखिए, मान लीजिए 2 है तो 2 की पावर 1 है तो क्या हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 5 की पावर 1 क्या हो गया, क्या 1, यानी कोई भी संख्या है ना उसका पावर 1 होता है ना, तो हम ये लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इस ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे क्या है, प्रारंभिक सांद्रता ए है, लेकिन टी समय के बाद क्या हो रहा है, ए माइनस एक्स हो रहा है, तो इस ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ए माइनस एक्स लिखेंगे। तो सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्या करेंगे, सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्या करेंगे बाबू, सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये ए की जगह पे ना इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा बाबू, dx बटा में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, और यहाँ पे याद रखिएगा कि इक्वल टू है तो इक्वल टू, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, और ये a की जगह पे क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बटा में क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, यहाँ पे dx है तो dx हो जाएगा, ठीक है, a माइनस एक्स इंटू dx बराबर में क्या हो जाएगा, k यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे dt इधर गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि क्या किए हैं, इसको बटा के नीचे लाए हैं तो 1 बटा ये हो जाएगा, dx हो जाएगा, और ये dt उधर चला गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, समझिएगा सभी बच्चे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है ना, अब इसका क्या करेंगे, हम लोग समाकलन कर देंगे, ठीक है, कि दोनों पक्षों में समाकलन करने पे, ठीक है, लिखिएगा ऐसे, ऐसे लिखिएगा बाबू, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, समाकलन करने पर लिख दीजिएगा दोनों पक्षों में समाकलन, तो समाकलन क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है 1 बटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, a माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये है, और dx है तो dx हो गया, ठीक है, dx है तो dx हो गया, बराबर है तो बराबर, k कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, और इसका समाकलन क्या करना है, dt कर देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि ये तो प्यारे बच्चों ये तो हमारा हो गया कि यहाँ पे आप लोग सबसे पहले जब इसका समाकलन होगा तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 बटा में 1 माइनस एक्स dx हो, तो इसका प्यारे बच्चों की फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है माइनस लॉग, यहाँ पे लिखिएगा कि माइनस लॉग ई बेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर है तो बराबर हो गया, k का कांस्टेंट है तो k, dt का यहाँ पे इंटीग्रेशन dt, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इनटू है तो इनटू t प्लस c हो जाता है, यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे अगर dx रहेगा तो x प्लस सी हो जाता है, आपने पढ़ा होगा, अगर मैथ के स्टूडेंट है तो आपने पढ़ा होगा, चाहे नहीं भी पढ़ा होगा तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन आस्ते आस्ते आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बाबू, इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब इक्वेशन हम इसको प्यारे बच्चों 1 मान लेंगे तो प्यारे बच्चों सबसे पहला काम क्या करेंगे कि यदि हम समय को 0 मानते हैं, क्या करते हैं, यदि हम समय को 0 मानते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा कि यदि t इक्वल टू 0 मानेंगे तो x इक्वल टू भी हमारा 0 होगा, ठीक है, यानी यहाँ पे अगर t इक्वल टू 0 मानेंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा, हमारा x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे t है इसको 0 मानेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 में k से गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा कट जाएगा, 0 यहाँ पे रखेंगे तो k में 0 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पे अगर t की जगह पे 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, और x की जगह पे रखेंगे तो प्यारे बच्चों ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, यानी यहाँ पे ओनली c इक्वल टू हमारा क्या बचा, तो यहाँ बचा माइनस लॉग ई के पावर, यहाँ पे सिर्फ a बचा, कैसे बचा हम आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पे t इक्वल टू 0 रखना है, तो देखिए, और x इक्वल टू 0 रखना है, तो यहाँ पे जब t का मान 0 रखेंगे तो 0 में k से गुणा होगा तो 0 हो गया, तो c बचा, तो c बराबर क्या बचा, अब यहाँ पे भी तो x का मान 0 रखेंगे ना, तो ये भी क्या बचेगा, माइनस लॉग ई के पावर, प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बन गया, a बच गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या बचा, c का वैल्यू हमारा क्या बचा था, c इक्वल टू क्या बचा था, तो माइनस लॉग बचा था, ठीक है, ई के पावर यहाँ पे क्या बचा था प्यारा बच्चों याद रखिएगा कि
सिर्फ ए बच जाता। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो सी का मान है ना, सी का मान याद रखिएगा, सी का मान समीकरण 1 में रखने पे, ठीक है, समीकरण जो है एक में रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक में रखेंगे। ठीक है, और समीकरण 1 क्या है हमारा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। समीकरण 1 हमने किसको माना है, तो माइनस लॉग ए के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लॉग है ई के पावर क्या है, ए माइनस एक्स है। ठीक है, और क्या था यहाँ पे समीकरण, यहाँ पे समझिए, और क्या था, इक्वल टू के इंटू टी प्लस सी, के इंटू टी प्लस सी, इक्वल टू क्या था, के इंटू टी प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, सी का मान रखना है क्या, समीकरण 1 में, ये सी का मान रखना है समीकरण 1 में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, माइनस लॉग है, तो लॉग ई के पावर क्या है, ए माइनस एक्स है, और प्यारे बच्चों क्या है, इक्वल टू है। अब हमको क्या करना है, सी की जगह पे रखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के टी, यहाँ पे प्लस क्या होगा, यहाँ पे याद रखिएगा सी का वैल्यू कितना आया हुआ है, तो प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, यहाँ पे माइनस दीजिएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग ई के पावर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों के का मान हमारा क्या निकलेगा, के इक्वल टू क्या निकलेगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, के का मान हमारा क्या निकलेगा, तो प्यारे बच्चों माइनस लॉग ए के पावर एक्स, यहाँ पे याद रखना है हमारा के इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस लॉग ई के पावर यहाँ पे क्या बचेगा, ए, और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बचेगा, और क्या बचेगा, लॉग ई, यहाँ पे क्या बचेगा, ए माइनस एक्स बचेगा, है ना, यही ना बचेगा प्यारे बच्चों, के टी इक्वल टू हमारा यही ना बचेगा। आप क्या बताएंगे, के टी इक्वल टू हमारा यही बचा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि इसका फॉर्मूला हो जाता है लॉग ई, ये जो क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि लॉग ई का बेस क्या हो जाएगा, ए बटा ए माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, इसका ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका ये फॉर्मूला होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या है, लॉग है तो लॉग, ई है तो ई, ए बटा में क्या है बाबू, यहाँ पे ए माइनस एक्स है, और इसका वैल्यू कितना होता है, तो अगर इसका वैल्यू, अगर आप इंटीग्रेशन पढ़ाए होंगे तो आपको पता होगा 2 यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है 2.303 होता है, और यहाँ पे क्या होता है, log e के पावर 10 होता है। ये आपको याद रखना है कि इसका वैल्यू होता है, तो बस इसका वैल्यू हमको क्या कर देना है, रख देना है। तो जैसे ही रखेंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा, 2.303 हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि log क्या हो जाएगा, log 10 के पावर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि log 10 के पावर, यहाँ पे सॉरी log e के पावर, यहाँ पे याद रखिएगा सबसे बढ़िया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, log हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, log यहाँ पे 10 है तो 10, और यहाँ पे मान लीजिएगा कि a है, और बटा में क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे a माइनस एक्स है, यही होता है वेग स्थिरांक की इकाई। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा, अगर आप डेरिवेशन जानते हैं तभी समझ में आएगा, वरना आपको नहीं आएगा, ये 100% है। तो ये आपको करना पड़ेगा इतना। ठीक है, अगर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालना है तो ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले करना पड़ेगा क्या प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, सबसे पहला है कि अगर प्रारंभिक सांद्रता लेते हैं, ए उत्पाद लेते हैं, तो मान लीजिए कि ए है, ए से कोई उत्पाद बन रहा है, तो प्रारंभिक सांद्रता क्या बनेगा, एक से मान लीजिए ए है तो 0 बनेगा, तो टी समय बाद क्या करेंगे, ए माइनस एक्स करेंगे, तो हमारा उत्पाद क्या बनेगा, एक्स बनेगा। ठीक है, मान लीजिए कि चीनी और यहाँ पे चाय पत्ती डाल रहे हैं, तो यहाँ पे चाय बन रहा है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया आपको पढ़ाए हैं, बस प्रथम कोटि अभिक्रिया में क्या करना है, दोनों के सापेक्ष समाकलन कर देना है। समाकलन अगर आपको आता है तो ये आपका निकल जाएगा, सब समाकलन है, सब मैथ का है। तो जितने भी बायो के टीचर होंगे, उनको बायो के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको तो समझ में नहीं आता होगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, 2 से 3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, रिवाइज कीजिएगा, हो जाएगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।